सो लेट्स डिस्कस न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन अपने थर्ड लॉ में क्या कहता है, ये बहुत ही फेमस लॉ है इसका, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, सपोज एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है। ये बॉडी ए है सपोज, और ये बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, ये फोर्स लगा रही है इसमें। मान लो कि इस फोर्स लगाने पे ये बॉडी बी नहीं हिल रहा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो और वो नहीं हिल रहा, व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, इसका मतलब वो अपोज कर रहा है आपको। ठीक है, इसका मतलब ये बॉडी बी भी इतना ही फोर्स वापस इस पे लगा रहा है। ठीक है, यानी कि ये बॉडी बी जो है इट इज ऑल्सो अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी ए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो ये बॉडी बी भी उतना ही फोर्स, ठीक है, बॉडी ए पे लगा रहा है। इसी वजह से ये बॉडी बी अपनी पोजीशन से नहीं हिल रही। और जब आप उस बॉडी बी को पुश कर रहे हो पीछे की तरफ, आप भी तो ना आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो। दैट मीन्स जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही बॉडी बी आप पे वापस फोर्स लगा रही है। दैट्स वाई दोनों में से कोई भी आगे पीछे मूव नहीं कर रहा। राइट? जिस तरह से हमने बैलेंस फोर्सेस में पढ़ा था, दैट इक्वल फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस एक दूसरे पे लग रहे हैं। समझ आ रहा है? यहां पे और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पे एक वॉल है। ठीक है, अपने पास एक वॉल है, वी हैव गॉट अ वॉल। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, एक आप इस पे पुश कर रहे हैं। ठीक है, आप इस पे पुश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू पुश द वॉल। आप इस वॉल को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, बट ये वॉल हिल नहीं रहा। दैट मीन्स जितना आप फोर्स वॉल पे लगा रहे हो, वॉल उतना ही फोर्स आप पे वापस लगा रही है। वॉल उतना ही फोर्स आप पे वापस लगा रही है। राइट? अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अपने पास एक बॉक्सा है, बहुत बड़ा बॉक्स है। ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग टू पुश इट। हम इस जगह से इसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, हम इस जगह से इस बॉक्स को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहां आके, ठीक है, हम यहां आके इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स एफ ऑन इट। अब ये जो बॉक्सा है, जो ये बड़ा सा बॉक्स है, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा। राइट, दैट मीन्स दिस बॉक्स इज अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अस। ये बॉक्स जो है ये हम पे वापस उतना ही फोर्स लगा रही है। हमारे इस फोर्स को, जो हमने फोर्स लगाया, इसको हम कहते हैं एक्शन, और ये जो बॉक्स ने वापस हम पे फोर्स लगाया, इसको कहते हैं रिएक्शन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, नाउ रिमेंबर दिस, जब हम बैलेंस फोर्सेस की बात करते थे स्टार्टिंग में, तो हमने कहा था वो इक्वल फोर्सेस हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, दीज फोर्सेस आर इक्वल, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, राइट, ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, सो हाउ शुड आई ड्रॉ इट? यानी कि ये जो फोर्स है ये मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, इस तरह से। सपोज इस पे ये फोर्स एफ लग रहा है, तो ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, इस तरह से। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बॉडी पे इक्वली, जब हम वो बैलेंस फोर्सेस की बात कर रहे थे, वहां पे जो फोर्सेस हैं एक ही बॉडी पे लग रहे थे। यहां से भी हमने 10 न्यूटन लगाया था, यहां से भी हमने 10, एक ही बॉडी पे दोनों फोर्सेस लग रहे थे। यहां ऐसा नहीं हो रहा। राइट, ये फोर्सेस इक्वल है, राइट, अपोजिट है, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, क्योंकि ये एक ही बॉडी पे नहीं लग रहे, अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। ठीक है, अगर इस फोर्स को मुझे कैंसिल करना है तो यहां से और एक फोर्स इतना ही लगना चाहिए, तब जाके ये फोर्स कैंसिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, यानी कि अलग अलग बॉडीज पे ये फोर्सेस लगते हैं। एक ही बॉडी पे ये फोर्स नहीं लगते, तो इसका मतलब दे डोंट कैंसिल आउट ईच अदर।
दे डोंट कैंसल आउट ईच अदर, राइट? एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ठीक है? और इस न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते कैसे हैं, राइट? रॉकेट्स जो हैं वो उड़ते कैसे हैं, राइट? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे, राइट? नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू मेक हियर क्लियर। देखिए, जब आप इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं, असल में हो क्या रहा है, ठीक है? इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब हम इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मूव दिस बॉक्स, हम इस बॉक्स को मूव कर रहे हैं, राइट? तो असल में हो क्या रहा है कि ये बॉक्स मूव क्यों नहीं कर रहा? हम कह रहे हैं कि ये वापस हमें फोर्स लगा रहा है। देखिए, सपोज हम वॉल का एग्जांपल लेते हैं। जब हमने वॉल पे फोर्स लगाया था, वॉल तो बंद है ना एक जगह, इट्स काइंड ऑफ रिजिड, एक जगह रुका हुआ है, लेकिन बॉक्स तो मूवेबल था ना, बॉक्स तो किसी चीज ने पकड़ा नहीं था, तो ये मूव क्यों नहीं कर पा रहा था? तो यहां पे आपको एक चीज में ध्यान रखना है कि यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमने पिछली बार भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जब हम इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां ये जो सरफेस है, क्योंकि ये बॉक्स किसी सरफेस पे रखा होगा, राइट? तो ये बॉक्स उस सरफेस पे मूव करने की कोशिश करेगा, राइट? तो इस बॉक्स और सरफेस के बीच में मोशन है, राइट? तो ये बॉक्स इस सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स ये जो सरफेस है इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, राइट? तो यहां पे भी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो वैलिड है। देखिए कैसे। सपोज ये बॉक्स है और ये नीचे वाला सरफेस है। मैं इनको थोड़ा दूर दूर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मैं इनके बीच के फोर्सेस को देख सकूं, राइट? नाउ सी व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। जब हम इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं आगे की डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये बॉक्स जाना चाहता है आगे, यानी कि फोर्स आगे लग रहा था ना, लेकिन ये फ्रिक्शन जो है, ये सरफेस जो है, सरफेस और इस बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इसको पीछे धकेल रहा है, राइट? और मैं जो यहां ये फोर्स ड्रॉ कर रहा था, ये असल में यही फ्रिक्शनल फोर्स है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो दिस फोर्स इज एक्चुअली अपोजिंग अस, यही फोर्स हमें अपोज कर रहा है। फिर जब आप और फोर्स लगाएंगे, अपना फोर्स बढ़ाते जाएंगे, तो आपको पता है एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फ्रिक्शन फिर हमें रोक नहीं सकता, है ना? बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे फिर आप इस बॉक्स को मूव कर ही लोगे। इट मींस कि ये फ्रिक्शन जो है ये एक लिमिटेड अमाउंट में हमें अपोज कर सकता है। आप जैसे ही उस अमाउंट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये वैसे ही मूव करने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट है 10 न्यूटन। अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स इस बॉक्स पे लगा रहे हो, फ्रिक्शन 10 न्यूटन का लगा सकता है, ठीक है? तो जब आपने 5 न्यूटन का लगाया तो ये भी आप पे वापस 5 न्यूटन का लगाएगा, ठीक है? आपने 8 न्यूटन का लगाया, ये भी वापस 8 न्यूटन का लगाएगा। जब आपने 10 न्यूटन का लगाया, ये भी अब 10 न्यूटन का लगाएगा। लेकिन जैसे ही आप 11 न्यूटन का लगाओगे, ये कितना लगा सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन तक जा सकता है, राइट? तो ये सिर्फ 10 न्यूटन लगाएगा। इसका मतलब जैसे ही आप 11 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, ये सिर्फ लगा सकता है 10 न्यूटन। इसका मतलब ये बॉडी जो है ये सिर्फ 1 न्यूटन से आगे बढ़ेगी, ठीक है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो असल में यहां भी एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है? तो इसी तरह से हम किसी चीज को पीछे पुश करते हैं, वो हमें आगे पुश करती है, ठीक है? जिस तरह से सपोज जब हम चलते हैं, राइट? जब हम चलते हैं तो सपोज दिस इज आवर फुट, राइट? और ये सरफेस है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी जब हम चलते हैं हम एक्चुअली में जमीन को पीछे पुश कर रहे हैं। कहां पुश कर रहे हैं? ये जमीन को हम पीछे पुश कर रहे हैं, राइट? और ये जो जमीन है ये हमें आगे को पुश करती है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? राइट? अब यहां शायद फिर से एक कॉन्सेप्ट आ सकता है। आप शायद सोच सकते हो कि सर फ्रिक्शन क्यों नहीं आ रहा? ये जो जमीन हमें आगे को पुश करती है ना, ये फ्रिक्शन की वजह से ही है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जब आप पीछे को जमीन को पुश कर रहे हो ना, जो स्लिप नहीं हो रही है वो फ्रिक्शन की वजह से हो रही है।
अगर अगर जो सरफेस स्लिपरी होगी ना तो हमारे जो पैर है ना वो फिसल जाएंगे, हम ज़मीन को पीछे पुश ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे पैर ज़मीन को पीछे पुश करते हैं, ठीक है, हमारे पैर ज़मीन को पीछे पुश करते हैं और ज़मीन हमें आगे पुश करती है। फिर से बता दूं, ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं, ये एक्शन ये रिएक्शन, ठीक है, ये अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्या ये इक्वल है? हाँ बिल्कुल ये इक्वल है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, यानी कि यहां जो ये फोर्स, सपोज ये बॉडी ए था, ये बॉडी बी था, तो ये जो फोर्स है, फोर्स बाय ए ऑन बी, राइट, और ये जो है ये फोर्स बाय बी है ऑन ए, राइट, फोर्स बाय बी ए ऑन बी, और यहां पे फोर्स बाय बी ऑन ए, है ना। ये फोर्स किसने लगाया था? ये फोर्स ए ने लगाया था, किस पे? बी पे, और ये वाला फोर्स बी ने लगाया था ए पे। अब ध्यान से देखिए, क्या ये फोर्स एफ ए बी क्या बराबर है एफ बी ए के? क्या ये बराबर है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। तो जब हम इस तरह से लिखते हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये तो हो गया इक्वल और ये हो गया अपोजिट, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये तो अगर मैं माइनस को छुपा दूं तो ये हो गया इनके मैग्नीट्यूड से इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इनके अपोजिट है। बात समझ आई? तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आप जब किसी चीज पे फोर्स लगाते हो तो वो उतना ही फोर्स आप पे वापस लगाता है, ठीक है, और ये फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, ठीक है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, ठीक है। तो हम अब डेफिनेशन देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ की और साथ साथ में उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, राइट। सो न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. These forces act on two different objects and never cancel each other. ठीक है? Although these forces are equal in magnitude, yet these forces may not produce acceleration of equal magnitude, as forces act on different bodies which may have different masses. इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल, लास्ट के 2 लाइन्स इनके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने आपसे अभी कहा कि सपोज जब हम चलते हैं हम अर्थ को पीछे पुश करते हैं, राइट, और हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ आप देखिए, हमने सेकेंड लॉ में क्या देखा? हमने सेकेंड लॉ में देखा दैट एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सीधी सी बात है, ये प्रोडक्ट है ना, फोर्स जो होगा वो प्रोडक्ट होगा मास और एक्सेलरेशन का। अगर मास ज्यादा हुआ, राइट, तो एक्सेलरेशन कम होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल फोर्स है 10 न्यूटन सपोज। आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट सोचिए जिनका मल्टीपल करेंगे तो 10 मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 × 5, यानी कि अगर 2 kg का मास होगा और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसमें एक्सेलरेशन आएगी फोर्स अप्लाई करने पे, तो कितना फोर्स होगा? वो 10 न्यूटन का फोर्स होगा। यानी कि अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स 2 kg मास के ऊपर लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और थोड़ा सा घुमा के देखें, सपोज अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं 5 किलोग्राम वाली बॉडी पे, तो 5 2 10, उस पे कितना एक्सेलरेशन आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है? यानी कि सेम फोर्स अगर मैं छोटी बॉडी पे लगा रहा हूं उस पे एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है, और वही फोर्स अगर मैं बड़ी बॉडी पे लगा रहा हूं तो उसमें एक्सेलरेशन कम आ रहा है। इसका मतलब जब हम चलते हैं हम क्या कर रहे हैं? जब हम चलते हैं तो हम अर्थ को पीछे पुश कर रहे हैं। ये सरफेस है ना अर्थ का, हम अर्थ को पीछे पुश कर रहे हैं और अर्थ हमें आगे पुश कर रही है। ऑल्दो ये फोर्सेस सेम है, लेकिन हम चल रहे हैं, हमारी एक्सेलरेशन दिखती है क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, लेकिन अर्थ तो पीछे नहीं जा रही, अर्थ तो वहीं के वहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और जो ये फोर्स हम अर्थ पे लगा रहे हैं उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही है अर्थ में वो इतनी कम है कि वो दिखती भी नहीं है। और अर्थ
जो हम पे ये फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आती है उसी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ऑल्दो फोर्सेस दोनों सेम है, ये भी उतना ही फोर्स है, ये भी उतना ही फोर्स है, राइट लेकिन एक फोर्स की वजह से आपको एक्सेलरेशन दिखता है और सेम उतने ही फोर्स की वजह से अर्थ पे कोई भी असर नहीं होता। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। बात समझ आ रही है? सो ये था आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ का डेफिनेशन। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है? ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ की, ठीक है? उनमें से सबसे पहली एग्जांपल है वॉकिंग की। जो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम चलते हैं हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं और ग्राउंड हमें आगे पुश करता है। जो फोर्स हम ग्राउंड पे लगाते हैं उसे हम एक्शन कहेंगे और जो ग्राउंड हम पे लगाता है उसको रिएक्शन कहेंगे, ठीक है? नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है? तो जब एक गनमैन एक सोल्जर शूट करता है, ठीक है, जब एक सोल्जर गन को फायर करता है, शूट करता है, तो क्या होता है कि ये जो गन है, ठीक है, सपोज आई एम ड्रॉइंग ए गन, राइट, तो इससे जो बुलेट निकलती है, राइट, इससे जो बुलेट निकलती है वो आगे को जा रही है, राइट? बात समझ आ रही है? वो बुलेट जा रही है आगे को, ठीक है, और निकलते टाइम, ठीक है, ये बुलेट जब निकल रही है गन से ये तो जा रही है आगे को, राइट, लेकिन उससे पहले ये निकलने के लिए क्या करती है, ये गन को पीछे पुश करती है, राइट, ये गन को पीछे पुश करती है तब जाके ये आगे जाएगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम इस तरह से कह सकते हैं कि गन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द बुलेट, ठीक है? इसका मतलब ये जो गन है ये इस पे फोर्स लगा रही है आगे की डायरेक्शन में, यानी कि हो गया एक्शन, राइट, और ये जो बुलेट है ये गन पे वापस फोर्स लगा के पीछे को धकेल रही है और उसको हम कहेंगे रिएक्शन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? गन पुश कर रही है बुलेट को आगे, राइट, और जैसे ही वो आगे इसको पुश करती है सेम टाइम पे बुलेट गन को पीछे पुश करती है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है? लेकिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अगर एक दूसरे को कैंसिल करते ना तो जो आपका गनमैन है उसको पीछे पुश फील नहीं होता, उसको नहीं लगता कि कोई उसको पीछे धक्का दे रहा है, राइट? आपने अक्सर देखा होगा कि जब शूट करते हैं उनको ऐसे झटका लगता है, राइट? तो दैट इज बिकॉज कि ये बुलेट वापस पुश कर रही होती है गन को पीछे, यानी कि रिएक्शन, ठीक है? नाउ थर्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैन एंड बोट। सपोज आप बोट में है और आप किनारे पे पहुंच गए और जैसे ही सपोज ये बोट है, ठीक है, और सपोज जैसे ही आप इस बोट से उतरने वाले हो गए, यहां पे ये किनारा है, राइट, ये किनारा है यहाँ पे और ये सारा पानी है। जैसे ही आप यहां से उतरने की कोशिश करोगे, राइट, व्हाट यू विल डू इज यू पुश द बोट बैकवर्ड्स। जब आप जंप करते हैं आप असल में क्या कर रहे हैं, आप बोट को पीछे पुश करते हैं, तब जाके आप क्या करेंगे, आपने ये किया एक्शन, ठीक है, और बोट आपको आगे पुश करता है एंड दैट इज योर रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज योर रॉकेट्स, ठीक है? अब रॉकेट्स में क्या होता है, सपोज वी विल ड्रॉ ए रॉकेट, ठीक है, इस तरह से एक रॉकेट को ड्रॉ करते हैं, राइट? तो अक्सर आपने देखा होगा टीवी पे जब ये रॉकेट्स लॉन्च हो रहे होते हैं तो इसमें से बहुत सारे गैसेस पीछे से आग जैसे निकल रही होती हैं, राइट? तो वो गैसेस जो है वो क्या करती हैं, वो नीचे को निकल रही है, राइट? एट द सेम टाइम ऐसा मान लीजिए कि रॉकेट उनको बाहर पुश कर रहा है, इस तरह से बाहर पुश कर रहा है, तो ये हो गया आपका एक्शन, राइट? रॉकेट उनको नीचे से बाहर पुश कर रहा है और इन टर्न वो रॉकेट को ऊपर पुश करती हैं, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो हॉट गैसेस हैं ये रॉकेट को ऊपर पुश करती हैं, इनको हॉट गैसेस कहते हैं। ये जो गैसेस यहां से निकल रही होती हैं हॉट गैसेस, राइट? ऐसा समझ लीजिए रॉकेट उनको नीचे पुश कर रहा है और ये गैसेस रॉकेट को ऊपर पुश करती हैं, राइट? अच्छा, सिर्फ इतना नहीं, अच्छा आपने बलून का भी देखा होगा, ठीक है? बलून में देखा होगा, आप बलून में फूंक भरिए, ठीक है, और फिर पीछे से बंद करने के बजाय उसको छोड़ दीजिए, तो आपका ये जो बलून है जैसे आप इसको छोड़ेंगे यहां से ये हवा निकलती है ना,
तो ऐसा मान लीजिए कि बलून उस हवा को बाहर पुश कर रही है, तो ये हो गया आपका एक्शन। और आपने अक्सर देखा होगा फिर बलून उड़ने लगता है, ऐसे करके घूमता है, राइट। सो ये जो हवा बाहर निकल रही है, बलून उसको बाहर पुश कर रही थी, तो ये मान लो ये एक्शन हो गया, और जिसकी वजह से ये जो हवा बाहर निकल रही है उसको बलून को उसी सेम टाइम पीछे पुश कर रहा होता है, तो उसकी वजह से वो बलून भागने लगता है, उड़ने लगता है, तो वो हो गया रिएक्शन, राइट। बात समझ आ रही है? यानी कि ये जो निकलती हुई हवा है ये बलून को ऊपर पुश कर रही होती है, उसको भगा रही होती है। फायरमैन एंड होज पाइप, जो आग बुझाने के कर्मचारी होते हैं ना, आग बुझाने वाले, तो जब सपोज वो किसी मौके पर पहुंचते हैं जहां आग लगी होगी, तो जैसे ही वो फायर ब्रिगेड जो है पानी ऑन करते हैं, तो वो होज जो है उसमें से जो पानी निकल रहा होता है ना, वो बहुत हाई वेलोसिटी से निकल रहा होता है, बहुत तेजी से निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये सपोज अगर मैं होज ड्रॉ करूं, तो ये अगर मैं होज ड्रॉ करूं इस तरह से, राइट, और इसमें से बहुत सारा पानी निकल रहा होता है ना, तो ऐसा समझ लीजिए ये होज इसको बाहर पुश कर रहा होता है, हाई वेलोसिटी से जा रहा होता है ना। तो ये क्या करता है, ऐसा मान लीजिए होज इसको, इस पानी को आगे पुश कर रहा है, यानी फोर्स, तो सेम टाइम पे ये जो पानी है ये होज को पीछे पुश करेगा, रिएक्शन। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2-3 कर्मचारी जो है उस पानी की पाइप को पकड़े हुए होते हैं, क्योंकि रिएक्शन इतना ज़्यादा होता है, अगर वो पीछे से छोड़ दे, तो अगर अकेला इंसान उसको पकड़े रखेगा ना, तो ही कैन नॉट हैंडल इट। ये इतना ज़्यादा रिएक्शन फोर्स उस पर आ रहा होता है कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। ये सभी एग्जाम्पल्स को मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, यू कैन सर्च देम फ्रॉम द बुक, आप आराम से उनको लिख सकते हो, बट मेन थिंग इज कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। सो दे आर वेरी इजी, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। नाउ अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है, ठीक है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो देखते हैं एंड देन योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड, ठीक है। सी यू लेटर।